अच्छा, फ्री राशन, फ्री घर मकान सब चीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये मोदी जी का डबल स्टैंडर्ड नहीं कहा जा सकता है कि एक तरह वो रेवड़ी कल्चर की बात करते हैं कि फ्री फ्री सबको फ्री कर दो, खुद जो राशन, तो ये इसमें कहाँ तक सही मानते जो है। और संगठन तो अपना है हिमालय, लेकिन जो उनका सोच है मार्क्सवादी लेनिनवादी, क्या उस सोच पे वो खड़े हैं? खड़े नहीं है। नमस्कार, लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और मतदान की शुरुआत 19 अप्रैल से होने का है, और हम लोग अभी आरा के ग्रामीण क्षेत्र में हैं और जानेंगे कि यहाँ का चुनावी मूड क्या है, लोग किसको पसंद कर रहे हैं और किसको नहीं पसंद कर रहे हैं, जनता के मूड में इस बार क्या है, जनता किस आधार पर वोट करने वाली है, किस मुद्दे पर वोट करने वाली है, उसे हम जनता से ही समझेंगे। नमस्कार सर। देखिए, जहाँ तक हर जनता को चाहिए विकास संबंधी, तो हमारे जो फिलहाल संसद महोदय हैं, चाहे जो विकास संबंधी वो बात कर रहे हैं, चाहे पूरे जिला संबंधी, तो ज़्यादा मूड उन्हीं की तरफ है। आर.के. सिंह की तरफ। आर.के. सिंह से आप प्रभावित हैं काम से उनके? हाँ, आर.के. सिंह से प्रभावित हैं, और जहाँ तक सेंट्रल में भी आप जाइएगा तो उनसे, मोदी जी से भी प्रभावित हैं। आप मतलब केंद्र में मोदी जी को पसंद कर रहे हैं और अपने जिले स्तर पर जो सांसदीय क्षेत्र है आरा, उसमें आर.के. सिंह को पसंद कर रहे हैं। जी। ये बताइए कि आरा के सांसद आर.के. सिंह को आपको कौन सा काम उनको आपको अच्छा लगा? देखिए, हम अभी आपको बता रहे हैं कि हम लोगों के 70-75 बरस उम्र हो गई। आरा स्टेशन की जो हालात थी, चाहे कोयलोर पुल की हालात हो या आरा बक्सर रोड के, माने हमारे ज़िला में जितने भी विकास संबंधी कार्य जो आज तक आरा के कई सांसद, अब हम उनका नाम नहीं लेंगे, जैसे बुजुर्ग वगैरह थे, राम सेवक बाबू, जोगी बाबू, जितने लोग भी थे, ये तमाम चीज़ वो लोग नहीं कर पाए, उसको उन्होंने करके दिखाया, और जिससे लोग आकर्षित हैं। लेकिन अब इसके बावजूद भी लोग जाति और धर्म के नाम पर अगर वोट डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर हम विकास के मुद्दे पर और पीछे चले जाएंगे। जहाँ विकास के मुद्दे पर चले जाएंगे, केंद्र में मोदी जी हैं और भाजपा इस बार कह रही है कि इस बार 400 पार, कहाँ तक आपको लगता है कि इस आंकड़ा को क्रॉस कर सकती है? देखिए, जहाँ तक उम्मीद तो है कि जो हमारी कल्चर थी, हमारी जो सभ्यता थी, जो मिट रही थी, चाहे अयोध्या मंदिर हो, जाओ बैठा हो, और जो तमाम चीज़ें मोदी जी की तरफ से हो रही है, वो तमाम चीज़ें ये हम लोगों के लिए एक अद्भुत चीज़ है। जहाँ तक हम भी एक रिटायर्ड फौजी हैं, तो हम जम्मू कश्मीर वगैरह में भी रहे हैं। 370 एक ऐसी धारा थी जिससे हम हिंदुस्तानी वहाँ एकदम बंध गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन आदमी में, जिन मोदी जी हों चाहे शाह जी, इनमें कि आत्मबल इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था, जिससे जनता तो प्रभावित है इनसे। माने आज की नई पीढ़ी भी प्रभावित है, हम बुजुर्ग भी हैं और नई पीढ़ी भी प्रभावित है। आप एक्स आर्मी मैन हैं, और आप ये बताइए कि जो आप आर्मी में थे, जब कार्यरत थे आप, तो तब के समय में और आज के समय में क्या बदलाव आया है? आर्मी के लिए हम पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए, ऐसा है कि उस समय आर्मी थी, सब कुछ थी, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, जो हमारे लिए रास्ता नहीं था, हमारे पास उस तरह के आर्म्स एम्युनिशन आधुनिक युग के मुताबिक नहीं थी, वो तमाम चीज़ अभी हो रही है। हमें किसी के पास हाथ पसारने के कम मन ज़्यादा नहीं है, हम खुद अपने हथियार बना रहे हैं। जबकि एक साधारण पहले कहीं राइफल वगैरह भी, पिस्टल वगैरह भी हमको बाहर से मंगाना पड़ता था, वो तमाम चीज़ें अब हमारे हिंदुस्तान में बन रही हैं। अभी कल का हम आंकड़ा बता रहे हैं कि अभी तक था कि भारत हथियार का आयातक देश था, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई हथियार का आयात करता था तो भारत था। लेकिन आज का भारत की स्थिति यह है कि 21,083 करोड़ का भारत आर्म्स एक्सपोर्ट कर चुका है 2023-24 में। क्या कहना चाहिएगा? तो इससे हमें मन एक आत्मबल मिलती है हमारी जनता को, हमारे जो आर्मी में जो अभी जवान प्रेजेंट हैं उनमें एक आत्मबल मिलती है। जब हम बॉर्डर पर रहते हैं और वहाँ बॉर्डर की सुरक्षा के लिए अगर हमें थोड़ा भी पता चलती है कि वहाँ सामने वाले दुश्मन के पास इतना हैवी हथियार है कि हम सामना नहीं कर सकेंगे। हर देश एक दूसरे की कमज़ोरी को रीड करती है। जैसे पाकिस्तान के पास पेटेंट टैंक आ गया 65 में, तो उसको ये उम्मीद हो गया कि हम दिल्ली में जाकर नाश्ता करेंगे कि इस पेटेंट टैंक का कोई काट नहीं। लेकिन
उसका जब काट हो गया तब हमारे सिपाहियों में, चाहे हम जवानों में, एक आत्मबल आया कि नहीं, हमारे पास भी उस तरह की हथियार है कि हम उसका कोई भी सामना कर सकते हैं। और आज हम दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, हम खुद अपने आप पर निर्भर हैं। हमें लोग उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान से हमको हवाई जहाज़ जो अभी बनी है, तेजस वगैरह या जितने भी हैं, तेजस फाइटर जेट, हाँ तेजस फाइटर वगैरह, ये तमाम चीज़ और देशों की डिमांड हो रही है। दुनिया में इसका एक बहुत बड़ा नाम हो रहा है। पहले हम हथियार आयात करते थे, लेकिन अब हम तेजस जैसे फाइटर जेट बनाते हैं, त्रिशूल बना रहे हैं, T-90 टैंक बना रहे हैं, स्वदेशी अर्जुन टैंक बना रहे हैं, और भी अनेक तरह के हथियार बना रहे हैं। अभी हम आर्मीनिया को हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या अंतर आया? नया भारत एक मोदी जी कहते हैं, तो उसमें कितना दम है? ये तो बहुत ज़्यादा ही दम है। और हम हिंदुस्तानियों में आज मोदी जी इसी बल पर कह रहे हैं कि हम 400 से पार जाएंगे। इसी बल पे कह रहे हैं 400 पार। हाँ, क्योंकि अगर एक परिवार को ही चलाने में घर के मालिक के ऊपर हर परिवार के हर बच्चे को विश्वास हो जाए कि हाँ, ये हमारा मालिक सही है, ये हमें सुरक्षा, हमें भोजन, हमें खाना पानी सब कुछ दे पाएगा, तो एक माने विश्वास हो जाती है। तो आम हिंदुस्तानियों की विश्वास हो गई है, चाहे कोई विरोधी पार्टी भी हो, चाहे जो भी पार्टी हो। आत्मा तो उनकी ये कहती है कि ये आदमी सही है, लेकिन भले ही वो जाति और धर्म के नाम पर उलट जाएं, क्योंकि ऐसा ही होता है हिंदुस्तान में। आप जाति और धर्म की बात कर रहे हैं, तो कुछ समय पहले जातिगत जनगणना हुई थी, तो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी के काम से लोग समझ रहे हैं और प्रभावित हैं, इसलिए वोट करना चाहिए। लेकिन जातिगत जनगणना वाले कह रहे हैं कि जाति के नाम पर वोट होगा। कहाँ तक वोट कीजिएगा आप? देखिए, जातीय जनगणना भी होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उस जाति को, जिसके लोग कह रहे हैं कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो आज मोदी जी ही एक ऐसा आदमी है कि उस जाति को भी बहुत ऊपर ले गए। क्योंकि आज हम जिस गांव में रह रहे हैं, वहाँ के जो बेचारे हरिजन वगैरह थे, आज तक वो जानते नहीं थे कि बैंक का पासबुक क्या है, बैंक में अकाउंट खुलाना है या नहीं खुलाना है, कैसे हमको उनका, जैसे कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वगैरह भी कह दिए थे कि जो 1 रुपया जाता है वो 10 पैसा गरीबों के पास पहुँचता है। लेकिन ये जो पासबुक वगैरह खुल गया, अकाउंट खुल गया, अब मोदी जी उसको कहते हैं कि हम 1 रुपया डालते हैं तो जनता के अकाउंट में पूरा 1 रुपया पहुँचता है, 1 रुपया पहुँच रहा है। तो क्या है कि वो गरीब भी महसूस करता है कि हमको फ्री राशन, फ्री घर, भी पैसा मिल रहा है। तो ऐसा महान आदमी कभी कभी धरती पर आते हैं। अच्छा, फ्री राशन, फ्री घर मकान, सब चीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये मोदी जी का डबल स्टैंडर्ड नहीं कहा जा सकता है कि एक तरह वो रेवड़ी कल्चर की बात करते हैं कि फ्री सबको फ्री कर दो, खुद जो राशन, तो ये इसमें कहाँ तक सही मानते हैं? इसमें सही ये है कि ये सब हक है, इसी जनता का ही हक है कि उनको मिलना चाहिए था। पिछली गवर्नमेंट भले ही गोदाम में रहकर, चाहे गोदाम में बाहर रहकर तिरपाल से उस अनाज को सड़ा देती थी, उनका कोई माने अपना कोई ये नहीं विचार नहीं होता था कि गरीबों में बांट दिया जाए। सड़ जाता था लाखों करोड़ों टन धान, चावल, चाहे गेहूँ। लेकिन वो चीज़ अगर सही गरीबों तक पहुँच जाता है तो कितना बड़ा भलाई की बात है। वो आदमी कितना महान है कि जो गरीबों का हक उन तक पहुंचा दे, चाहे रोटी पहुंचा दे या पैसा पहुंचा दे या रहने के लिए उनको घर दे दे, या उनको ये कहे कि आप भी बाहर, माने जैसे लैट्रिन बन गया, चाहे घर बन गया, ये तमाम सुख सुविधाएं इनको तो दे देना चाहिए था बहुत पहले। अभी ये जो विरोधी पार्टी विरोध कर रही है, ये चीज़ तो उनको दे देना चाहिए था। आज तो मोदी जी को नहीं देना चाहिए था, लेकिन दिया गया। और इस देने में जो आदमी एक इतनी महानता दिखाया है, तो वो तो है ही, गरीबों के भी हृदय में है। जो काम 70 साल पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है। ये बताइए कि आर.के. सिंह का जो काम शहरी क्षेत्र में ही दिख रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी उनका काम हुआ है? हाँ, आर.के. सिंह का काम, हाँ। अब हम अपने गांव, इस गांव के भी एक कर लीजिएगा, सरथुआ गांव में, हमारे गांव में रोड नाम की चीज़ नहीं थी। ये खरौनी से आए होंगे, लिंक रोड, जो शहर वाला रोड। लेकिन आर.के. सिंह एक ऐसे व्यक्ति है, उनके पास हमारे ग्रामवासी गए और उन्होंने कहा कि भाई हम पर्सनल काम नहीं करेंगे, सामाजिक काम हो गांव का, आप हमारे पास आइए। हम लोग गए भाई, 100-150 आदमियों का दरख्वास्त लेकर,
तुरंत रेकमेंड किए। और इसका मतलब हो कि हमारे गांव में अभी ढलाई रोड वगैरह बन गया है सब, और जो भी अब यहाँ आते हैं तो नौजवानों को मीटिंग करा के और कुछ करना है तो अब बताइए। तो वो आदमी एक संसद इस तरह के हर जगह कहता है तो कितना महानता है। बल्कि हमारे पहले विधायक या संसद को कोई पहचानता नहीं था, केवल इलेक्शन में आकर अपना चले जाते। आर.के. सिंह के अगेंस्ट महागठबंधन के प्रत्याशी माले से हैं सुदामा प्रसाद। कहाँ तक वो आर.के. सिंह के सामने चुनावी मैदान में टिक सकते हैं? देखिए, टिक तो नहीं सकते हम। जहाँ तक है कि वो कहने के लिए ये है कि हम माले प्रत्याशी हैं। आज हम लोगों की उम्र भी 75 से करीब हो गई है, लेकिन आज हमारे जिस माले के नाम पर लोग रोटी सेक रहे हैं हम, तो आज वो गरीब, आज भी उनके बच्चे मछली मार रहे हैं चाहे भाग रहे हैं। क्या उनको आज कोई सामंतवादी कोई दबा रहा है? कुछ नहीं। उनका हक भी बराबर का है, उनका स्कूल में पढ़ना चाहे, उनका हर मोहल्ले में स्कूल है, खिचड़ी है, सब कुछ मिलता है। लेकिन वो माले नेता आज तक किसी गांव में क्यों नहीं संगठन को बनाते हैं कि इनके बच्चे भी पढ़ें और इनको बच्चे के भी घर में नौकरी, इनके घर बनना चाहिए, इनको पानी का व्यवस्था, सब कुछ होना चाहिए। माले जो है और संगठन तो अपना है ही माले, लेकिन जो उनका सोच है मार्क्सवादी लेनिनवादी, क्या उस सोच पे वो खड़े हैं? खड़े नहीं हैं, एकदम नहीं खड़े हैं। बल्कि समाज में एक जो हम लोगों में एक माने जैसे कोई हम कुछ फॉरवर्ड क्लास और जो माले के हैं कुछ, तो एक साथ मिलकर हम लोग खेत खलिहान में काम करते थे। लेकिन बीच में ये लोग वोट के नाम पर आकर हम में और उनमें कुछ दूरी फैलाने की भी कोशिश करते हैं। जबकि हमारे गांव के हैं, अगर उनको कोई दुख तकलीफ होता था तो हम लोग जाके मिलते थे, उनके बेटी की शादी में चाहे मदद करते थे। लेकिन एक दूरी फैला, ठीक है आप दूरी फैला दिए, लेकिन उनकी सुख सुविधा जो मिल रही है उसके लिए तो आप एक संगठन बनाइए कि सही उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एक तरह से वो अपनी राजनीतिक रोटी से करें। बिल्कुल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। मैं शुभम कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं देव टाइम्स।